डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और अब तक हम देख चुके हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, और लूपिंग मैकेनिज्म देखा, फिर हमने स्विच स्टेटमेंट देखी। और नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में मिड के बाद इसके बाद आपका मिड आ जाता है। मिड के बाद हमने क्योंकि एफआईपी प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, तो जो स्टेप है उसके अंदर स्ट्रक्चर को अगर हम पहले कवर कर लें और साथ फाइलिंग कवर कर लें, वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हम फंक्शन वाली साइड पे चले जाएं। तो बास यूनिवर्सिटीज में इसके अंदर फंक्शन पढ़ाया जाता है पहले, जबकि मैं स्ट्रक्चर और फाइलिंग को प्रेफर करता हूँ पहले पढ़ाना, और उसके बाद हमारे और आखिर में फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो मेरा तो ये पैटर्न है। तो हम सबसे पहले आज स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आप यूजर अपनी मर्जी से अपनी डाटा टाइप बना लेते हैं। आप सोचते हैं रियल वर्ल्ड की तरफ। रियल वर्ल्ड में तमाम चीजें जो है वो एक कॉन्सेप्ट की सूरत में रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे कि एक स्टूडेंट इज अ कॉन्सेप्ट, और इसकी अपनी कुछ एटम्स हैं, डाटा आइटम्स हैं। लाइक इसका नेम, इसका रोल नंबर, इसकी सीजीपीए। जो नेम है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स का है, और जो इसका रोल नंबर है उसको स्ट्रिंग भी कह सकते हैं और आप इंटीजर भी कह सकते हैं। और जो इसका आपके पास सीजीपी है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाता है। इसी तरह एज भी आप ले सकते हैं, उसका एड्रेस भी ले सकते हैं। तो ये काफी सारे मामला जो है, ये वेरिएबल्स जो है एक कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। और अगर हमें जब एक या दो लोगों का डाटा रिकॉर्ड करना है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब अगर हमें पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें कितने सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे, ये एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। और इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि कौन सा वेरिएबल किस मकसद के लिए, किस स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हमें सी और सी प्लस प्लस और बाकी भी आपकी लैंग्वेजेस जितनी है वो स्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं कि आप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर लें। स्ट्रक्चर जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इसमें जितने भी वेरिएबल्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कैप्सूल टाइप समझ लें, उसके अंदर पैक हो जाते हैं, और उसका जो नाम है वो जो डाटा टाइप स्ट्रक्चर का आपने नाम दिया वो उसके नाम से एसोसिएट हो जाता है। और जो इसके अंदर डाटा आइटम्स आते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, या जो इसके अंदर वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। और स्ट्रक्चर जो है, जिस टाइम आप डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर को, तो मेमोरी लोकेशन में ये कोई जगह नहीं लेता। ये ब्लूप्रिंट है। जिस तरीके से कोई बिल्डिंग का एक स्केच आप बनाते हैं, उसके अगेंस्ट कोई बिल्डिंग नहीं बनती, तो वो कोई जमीन के ऊपर कोई जगह उसने नहीं दी कि उसके ऊपर उसमें कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ये भी जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई मेमोरी लोकेशन में जगह नहीं बनती। जगह कब बनती है? जब उस स्ट्रक्चर की डाटा टाइप का आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जब उस स्ट्रक्चर की डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि आप इंटीजर टाइप ए कहते हैं, तो साथ ही इंटीजर की आपको पता है मेमोरी लोकेशन में जगह बन जाती है। लेकिन जब स्ट्रक्चर के अंदर आप लेते हैं तो आप एक्चुअली सिर्फ उसको आप ब्लू प्रिंट बना रहे होते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तब मेमोरी लोकेशन में जगह जाएगी। कितनी जगह जाएगी? जितने आपने स्ट्रक्चर का जो साइज रखा है, जो उसके अंदर मामला नहीं है कि स्ट्रिंग है इसके अंदर इंटीजर है, इसके अंदर फ्लोट है, तो जितनी जितनी वो उनकी कम्युलेटिव सम है, उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी लोकेशन में वो जगह लेगा स्ट्रक्चर का एक जो इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर सी और सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और अमूमन हम जिस टाइम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम ये क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं कि भाई सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे इसका जवाब प्रॉपरली नहीं दे पाते। तो इसका जवाब ये है कि सी के स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट आपको सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है उसके अंदर सिर्फ आप डेटा मेंबर दे सकते हैं, उसके अंदर आप फंक्शंस नहीं क्रिएट कर सकते। जबकि सी प्लस प्लस के अंदर जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन, अगर फंक्शन बन जाए तो इसके साथ जो मामला स्टार्ट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ हम डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, वो डाटा फंक्शन भी अपने, वो फंक्शन भी अपने पास मेंबर फंक्शन भी रखता है और डाटा मेंबर्स भी रखता है। तो इसके अंदर एक एक्सेस स्पेसिफायर का भी आता है मामला। तो जो सी प्लस प्लस है, जो स्ट्रक्चर के अंदर वो जस्ट एक्सेस स्पेसिफायर एज अ पब्लिक होता है इसका बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा और कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर इसका नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर भी हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मामला में आते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे जैसा आपको ये समझना जरूरी है
कि स्ट्रक्चर जो है वो अपने पास डाटा भी रखता है और फंक्शन भी रखता है। कौन सा स्ट्रक्चर? जो सी प्लस प्लस है। सी का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट अपने पास डाटा मेंबर्स रखिएगा, उसके अलावा फंक्शन नहीं रखता। हम इसकी डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसका जो कीवर्ड है ये स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड आता है, और उसके बाद जो वेरिएबल नेम देना हो आप वो दे दें, जो आपने स्ट्रक्चर को नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे बुक नाम दे दिया गया और इसे करेक्टर दे दिया गया है नेम। डेट अगर करेक्टर है तो आपको पता है कि ये सिंगल करेक्टर देगा। फ्लोट इसकी प्राइस और इंट इसके नंबर ऑफ पेजेस। और इसके बाद यहाँ पे ये सेमी कॉलन लाजमी आएगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन यहाँ पे एंड हो रही है। अब जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो आपको पता है फ्लोट कितने बाइट लेता है जी? 4 बाइट। इंटीजर कितने बाइट लेता है? 4 बाइट। कैरेक्टर कितना लेता है? 1 बाइट। तो ये आपके पास हो गए टोटल 9 बाइट्स। लेकिन जो ये मामला है इसके अगेंस्ट मेमोरी लोकेशन में कोई जगह नहीं जाएगी, ये ब्लूप्रिंट है। लेकिन जब हम इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है इंट मेल, ये बुक का B1 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। और इसको लिखने का दूसरा तरीका कार ये है कि आप स्ट्रक्ट भी पीछे लिखते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, कि ये जो बुक है ये स्ट्रक्चर है, मेरा एक स्ट्रक्चर है उसका। वो आपके कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसके अंदर जो बुक स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उस बुक के अंदर B2 और B3 के नाम से आप दो इंस्टांसेस आपने क्रिएट कर लिए। ओके होगी बात? तो इसने ये क्रिएट कर लिया। टोटल अगर बात करूं तो 9 इसके बाइट्स हुए, 9 बाइट इसके लिए, 9 बाइट इसके लिए। तो ये 27 बाइट्स का आपका जो है वो बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है B1, इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स आएंगे, एक तो ये तरतीब में आएंगे, पहले नेम आएगा 1 बाइट का, फिर 4 बाइट्स की प्राइस आएगी, और फिर 4 बाइट्स का आपका पेज आएगा, पेजेस। और ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन लेगा। ओके। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी डिक्लेरेशन का दूसरा तरीकाकार ये भी है कि आप जैसे ही स्ट्रक्चर एंड होता है यहीं पे आप स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 कर दें तो भी एक्सेप्टेबल है। हाँ, ये इसमें कोई मसला नहीं है कि आपको इस तरह मेन के अंदर आके लिखना है, मेन के बाहर भी आप लिख देंगे तो ये ओके है। ये ग्लोबली बन जाता होता है कि आप मेन कहीं पे भी इसको प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक तरीका कार ये है कि आपने सेमी कॉलन अभी नहीं लगाया है, जैसे कि यहाँ पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, इससे पहले ही आप वेरिएबल्स के नाम दे दें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्ट लिखने की या बुक लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि ये इस स्ट्रक्ट बुक के आप इंस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं B1 B2 B3। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन और मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कर भी दी। जैसे कि ये स्ट्रक्ट बुक है, कैरेक्टर नेम फ्लोट प्राइस प्राइस, इसको ये जो मामला है यहाँ पे जब उसे क्रिएट किया जा रहा है उसका इंस्टेंस, साथ ही उसको वैल्यूज दी जा रही है, तो ये प्रोसेस आपको पता है इनिशियलाइजेशन कहलाता है। हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं B1 को। तो B130.00550, तो ये B से मुराद नेम है, 130.00 से मुराद प्राइस है, एंड 550 से मुराद आपके पेजेस हैं। तो मेमोरी लोकेशन में अगर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन की जैसे कि आपको बात हुई कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन रहता है, तो क्या होता है कि नेम प्राइस पेजेस, ये बी इस जगह पे स्टोर हो गया, ये 18 था, अगला 19 20 21 22, वहां तक आपका क्या स्टोर हो गया? प्राइस। 23 24 25 26 तक आपकी क्या स्टोर हो गया? पेजेस का डाटा 550। सिमिलरली यहां पर भी ये वही मामला है, यहां पे हमने स्ट्रिंग दे दी है। अब आप एक से ज्यादा करेक्टर दे सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग डाटा टाइप है। आपने अमजद दे दिया, 33 इसकी एज दे दी, और 1,25,350 इसकी आपने सैलरी दे दी। और आपने दो और वेरिएबल्स इनिशियली इसके इंस्टांसेस क्रिएट कर लिए स्ट्रक्चर के E2 और E3। तो ये सॉरी, यहाँ पे एम्प्लॉय मुझे देना जरूरी था, इधर भी एम्प्लॉय आना था, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आना था, उसके बाद E1 E2 आना था। तो ये आपके वो क्रिएट हो गए। अब मैंने कहा कि E1 की जो ये वैल्यूज हैं ये तमाम, हमने सिर्फ E2 इज इक्वल टू E1 का, तो E1 का जो भी डाटा है तमाम का तमाम डाटा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, मतलब E2 के भी यही तमाम की वैल्यूज मिल जाएंगी। और आप इसको इंडिविजुअली एक एक करके भी दे सकते हैं, जैसे कि E3 डॉट नेम इज इक्वल टू E1 डॉट नेम, कि E1 डॉट नेम की जो वैल्यू है वो E3 डॉट नेम में दे दो। E1 डॉट एज की जो वैल्यू है वो E3 डॉट एज को दे दो। E1 डॉट सैलरी की वैल्यू है वो आप E3 डॉट सैलरी को दे दें। तो ये भी वही बात है
कि आप ये एक स्टेटमेंट से भी ये काम कर सकते हैं, और इस तरह एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो डाटा मेंबर्स है उनकी वैल्यूज को भी इनिशियल साइन कर सकते हैं या किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ली गई है स्टूडेंट की, जिसके अंदर उसका नेम, रोल नंबर और एज लिया गया है। और यहाँ पर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया स्टूडेंट का एस, और आपसे क्या एंटर उसका रोल नंबर, नेम दे दें, रोल नंबर दे दें, सीजीपीए दे दें ऑफ अ स्टूडेंट। आपको ये लाइन ऐसी की ऐसी प्रिंट होती हुई मिलेगी। जब आपने ये इंस्टेंस क्रिएट किया तो मेमोरी लोकेशन में इसके अकॉर्डिंगली जगह क्रिएट होगी। जगह का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है स्ट्रिंग के केस में, वो भी जैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। आप गेट लाइन का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया क्योंकि एस डॉट नेम जो स्ट्रिंग है, आप जैसे कि मोहम्मद सनाउल्लाह है, आपको पता है कि अगर स्पेस आ जाती है या टैब आ जाता है या एंटर का साइन आ जाता है, आप प्रेस कर देते हैं तो अगली वैल्यू स्टार्ट हो जाती होती है। तो ये मोहम्मद सनाउल्लाह को एज अ कंप्लीट एक ही सेंटेंस या एक ही वेरिएबल की वैल्यू सपोज करने के लिए हमें फिर गेट लाइन का मेथड लगाना पड़ता है, जिसका सिंटैक्स किया गेट लाइन ब्रैकेट सी इन का मेथड, कोमा जो भी जिस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करवानी है, एस डॉट नेम, हमने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। उसके बाद एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट सीजीपीए, और अब हमने इनकी वैल्यूज को जैसे लिया वैसे मैं जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। ये सिर्फ एक एक्टिविटी थी जो हम करना चाह रहे थे फर्स्ट टाइम। हमने कहा एंटर नेम, जो वैल्यूज आपने दी वो क्या दी, एस नेम, एस रोल नंबर, एस सीजीपीए, बीच में इनकी मैंने स्पेसिस प्रिंट कराई। तो ये देखें कि ये हमने वैल्यूज दी, मोहम्मद सनाउल्लाह दिस रोल नंबर दिस सीजीपीए, और आपने मोहम्मद सनाउल्लाह दिस वैल्यू और दिस वैल्यू आपने उसकी दी थी। और इसमें अगर साइज की बात करें तो साइज क्या है आपको पता है, फ्लोट 4 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, 8 बाइट। और ये जो स्ट्रिंग है नेम, ये एक्चुअली यहाँ पे पॉइंटर टाइप का काम करता है। ये अपने पास सिर्फ एक पॉइंटर टाइप वैल्यू रखता है, और क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, मोहम्मद सनाउल्लाह आ सकता है, असद आ सकता है, कोई इससे बड़ा नाम भी आ सकता है, तो इसकी लेंथ वेरी करती है। वेरी लेंथ के लिए यहाँ पे एक हैश का मैकेनिज्म बनाता है, वहां पे ये वैल्यू स्टोर कर देता है, हीप बनाता है, उसमें वैल्यू स्टोर कर देता है और उसका एड्रेस अपने पास रखता है। जो एड्रेस है 64, आपका जो बिट सिस्टम होता है विंडोज का, उसके अंदर 8 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है जी, 8 बाइट का, किसके अंदर, 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई और है तो उसके अंदर ये साइज वेरी कर सकता है। तो मैं नॉर्मली कंप्यूटर्स के ऊपर हमारे विंडोज चल रही है और उसके अंदर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आपको ये 8 बाइट्स नजर आएगा। तो 8 बाइट आपके नेम के बन गए, रोल नंबर एंड दिस, तो टोटल बन गई 16। तो इसकी आपने इसको जब उस हमने ये साइज ऑफ का मेथड लगाया एस, तो इसने उसका साइज दिया, मुझे क्या दिया जी, साइज ऑफ अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर इंस्टेंस इज 16। अब मैंने अलग अलग भी प्रिंट करवा के देख दिया, साइज ऑफ एस डॉट नेम। अब जाके मोहम्मद सनाउल्लाह तो एक बहुत बड़ा नाम है जिसके अंदर 8 कैरेक्टर्स तो नहीं है, इससे ज्यादा ही है। तो एक्चुअली सिर्फ इसका इसने पॉइंटर स्टोर किया हुआ है, तो इसलिए इसने बताया कि 8 इसका साइज है। और इसका रोल नंबर दिस, इसका भी आपका वही 4, और सीजीपीए का भी 4। लेकिन जब आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ये टोटल कितने कैरेक्टर्स पे है, ये 18 कैरेक्टर है इंक्लूडेड दिस स्पेस साइन। तो ये आपको इसके लिए आपको लगाना पड़ता है एस डॉट नेम डॉट लेंथ का फंक्शन, ये छोटी ब्रैकेट साथ लग जाती है। तो अब ये मुझे इसकी लेंथ रिटर्न करेगा कि ये टोटल लेंथ कितनी है। तो ये आप देख रहे हैं ये 18 इसने मुझे लेंथ बताई, ये इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर की हमारी जो पहली एक्टिविटी है ये कंप्लीट हुई। अगली एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हमने सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें उसने सहूलत दी है कि आप इसके अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं। तो हमने ये फंक्शन बना लिए, एक को नाम दिया सेट नेम, सेट रोल नंबर, सेट सीजीपीए, और इनको ये वैल्यूज पास कर, स्ट्रिंग एस नेम को दे दो, नंबर दिया वो रोल नंबर को मिल गया, ए पास किया उसने वो सी जीपीए को दे दिया। हमने यहाँ पे वैल्यू क्रिएट किया, यहाँ पे कहा एस डॉट सेट नेम, मैंने मोहम्मद सनाउल्लाह एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया। एस डॉट सेट रोल नंबर, मैंने रोल नंबर पास कर दिया एज अ इंटीजर। एस डॉट सेट सीजीपीए, मैंने एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू इसको पास कर दिया। तो ये वैल्यूज जैसे जैसे इन पैरामीटर्स को मिली, एस को, नंबर को, ए को, अकॉर्डिंगली ये उनको जो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग डाटा मेंबर्स थे उनको असाइन होगी और इनको वैल्यूज मिल गई। अब मैंने कहा एंटर, जो आपने एंटर्ड की थी रोल नंबर नेम वैल्यूज वो क्या क्या थी, ये मैंने वो जस्ट प्रिंट करा दी, मोहम्मद सनाउल्लाह दिस एंड दिस। क्योंकि यहाँ पे आपसे तो इनपुट ली नहीं गई, ये हार्ड कोडेड थी, ये जस्ट उसको पास की गई है, उनको वैल्यूज मिल गई हैं। और यहाँ पे मैं वैल्यू किसकी प्लॉट करा रहा हूँ, एस डॉट नेम की।
तो नेम के अंदर मोहम्मद सनाउल्लाह जा चुका है, सो वो आ गया। एस डॉट रोल नंबर के अंदर आपके पास जा चुका है 250320, वो आ चुका। और CGPA के अंदर 3.9 आए, तो वो भी आपके आ गए, और ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर गया। अगला प्रोग्राम भी इसी तरीके से, ये नेस्टेड के ऊपर बेस करता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर, कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और वो आपस में नेस्टेड वर्क कर सकते हैं। किस तरीके से, कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये एड्रेस का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हाउस नंबर, स्ट्रीट और कॉलोनी एक वेरिएबल बन गया अंडरस्कोर के साथ मिले हुए, और सिटी और कंट्री एक वेरिएबल बन गया। दो वेरिएबल एड्रेस के अंदर है जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं। और इसी तरीके से एम्प्लॉय का हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर उसका नेम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। और क्योंकि एम्प्लॉय का एड्रेस भी होता है, मुझे दोबारा ये वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्योंकि पहले स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं उसी का इंस्टेंस बना देता हूँ इसके अंदर। अब मेरे पास क्या होगा, मैं अगर इसे वैल्यू देता हूँ, अमजद 33 एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाया, इवन अमजद 33 125 350 एंड दिस एड्रेस एंड दिस एड्रेस। ये क्या करता है भाई, ये पहली वैल्यू इसको देगा, दूसरी वैल्यू इसको देगा, तीसरी वैल्यू इसको देगा, ऑटोमेटिकली एड्रेस के अंदर जाएगा, जो इसका पहला वेरिएबल है उसको पहली वैल्यू देगा, जो इसका दूसरा वेरिएबल है उसको दूसरी वैल्यू देगा। तो इस तरीके से तमाम वैल्यूज इसको इनिशियलाइज हो जाएंगी E1 को। और हमने कहा E2 इज इक्वल टू E1, तो E1 की तमाम वैल्यूज किसको मिल जाएंगी, E2 को। ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और हमने अब ये वैल्यूज प्रिंट करा ली, करवा मैं E2 की रहा हूं हाल दो। और क्योंकि मैंने इनिशियलाइज करा दी है, ये असाइन करवा दी है E1 की तमाम वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू भी सेम है। तो ये सेम वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रिंट होती हुई नजर भी आ रही हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग उन्हीं वेरिएबल्स के अगेंस्ट। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये एग्जांपल मैंने दी, इसके अंदर ये चीज मैं शो कराना चाहता हूँ, अगर आपको एक से ज्यादा इंप्लॉयज है, जैसे कि आपका इंप्लॉय 2 भी है, 3 भी है, तो हमने अगर ये स्टेटमेंट लिखनी है, गेट लाइन E1 डॉट एज, E1 डॉट सैलरी, फिर दूसरे का डाटा आपसे लेना है कि दूसरे का डाटा दें, उसके अंदर भी यही लाइन है। मैंने एक ही लाइन में ये तीनों स्टेटमेंट्स लिखनी है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ। तो ये आपको दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए भी आ गया। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 एम्प्लॉयज हैं, तो मुझे 50 दफा स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी। तो ये तो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए हमें जो सहूलत मिलती है वो अरे की मिलती है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर की। उसके अंदर क्या करते हैं हम ये एक स्ट्रक्ट के नाम से एम्प्लॉय, और ये एक अरे क्रिएट कर रहा हूं मैं एन साइज की। एन क्या है, मेरे जितने एम्प्लॉयज हैं, हमने पहले यूजर से पूछ लिया आप बता दें कि आपके कितने एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एन दिया एक वेरिएबल, हमने कहा एंटर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एन की वैल्यू ले ली। और जब ये वेरिएबल अरे डिक्लेयर कर रहा हूं, मैंने यहाँ वो एन की वैल्यू पास कर दी। अब मेरे जिस 10 एम्प्लॉयज हैं या 50 हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उतने का एक स्ट्रक्चर अरे डिक्लेयर हो जाएगी कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन की, जिसका साइज हर का आपका, जैसे मैंने 10 का है और ये एक ले रहा है, आपको पता है स्ट्रिंग 8 लेगा, फ्लोट 4 लेगा, टीजर भी 4 लेगा, टोटल 16 बाइट्स। और मैंने 10 की अगर बनाई है तो 160 बाइट्स कंजेक्टिव जहां उसको मिलेंगे, ये उस ब्लॉक को बना लेगा। और उसके अंदर बिल तरतीब पहले नेम आ रहा होगा, हर में एज आ रही होगी, सैलरी आएगी। जैसे कि ये अरे है, तो अरे में सी के अंदर अरे का जो स्टार्ट है वो 0 इंडेक्स से होता है, और ऑब्वियसली एक कम तक जाएगा। आई प्लस प्लस, हमने यहाँ का एंटर नेम एज एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अब मैं कहना चाहता हूँ पहले एम्प्लॉय की, लेकिन मुझे पता है इंडेक्स मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो मैंने इसे कहा 0+1, I+1। तो इसने मुझे कहा प्रिंट करके दिया एंटर द नेम एंड एज ऑफ द एम्प्लॉय 1। और मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सी इन डॉट इग्नोर लगाया। इसका पर्पस क्या है कि जब आप गेट लाइन कर रहे होते हैं, तो बाज दफा ये होता है कि आपका बफर जो है उसके अंदर एक एंटर करेक्टर या कोई करेक्टर पड़ा होता है, और वो करेक्टर जैसे ही इस लाइन पे आता है वो इसको मिल जाता है, आपके जो भी स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है, और अगली लाइन पे कंट्रोल चला जाता है, आपकी ये वैल्यू रीड ही नहीं करता। तो फिर वो प्रोग्राम में प्रॉब्लम आता है। तो उस बफर की वैल्यूज को इग्नोर करने के लिए हम ये सी इन डॉट इग्नोर का मेथड लगा देते हैं। ये इसको कॉल कर देता है, यहां से बफर के अंदर जो वैल्यूज है उनको इग्नोर कर देता है, और अब आपसे जो भी वैल्यू देंगे वो सीन की लेगा, एज की लेगा, दिस वन। तो ये ई जीरो के अगेंस्ट सेव कर देगा। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगी। ई वन डॉट नेम, ई वन डॉट एज, ई वन डॉट सैलरी। फिर इंक्रीमेंट होगा ई टू डॉट नेम, ई टू डॉट एज, ई टू डॉट सैलरी के अकॉर्डिंगली ये स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे आंसर करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको आपका रिप्लाई टाइम भी मिल जाएगा। शुक्रिया।